नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण के अंतर्गत जंग बहादुर पर्वत पुत्र, जो कि स्मृति की रेखाएं पुस्तक के अंतर्गत है। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। बादामी रंग के पुराने कागज़ के टुकड़े पर लिखी हुई रसीदी उंगलियों में थामे हुए जब मैं कुलियों के चित्रगुप्त अर्थात ठेकेदार की ओर से मुंह फेर कर बाहर बुझने से पहले जल उठने वाले दीपक जैसी संध्या को देखने लगी, तब उन्हें अपनी अधीनस्थ आत्माओं का लेखा जोखा और अपनी महत्ता का वर्णन रोकना पड़ा। कई बार खांस कर जब वृद्ध महोदय श्रोता की उदासीनता भंग न कर सके, तब कुछ आगे की ओर झुके हुए दाहिने कोने में मटमैला निब वाला कलम खोस कर और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों में बिना ढक्कन वाली और पानी मिली हुई फीकी स्याही से भरी दावात यत्न से दबाकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गए और उनके पीठ फेरते ही कितने ही कुली मेरे कमरे के सामने एकत्र होने लगे। यह डोटियाल संज्ञाधारी जीव भी विचित्र हैं। नेपाल, भूटान आदि से जो कुली इस ओर आते हैं, उनकी विशेषता का मापदंड बोझा उठाने की शक्ति मात्र है। उन्हें प्रायः छोटे से छोटा कुली भी 1.5-2 मन का बोझ उठाकर ऊंचे पहाड़ों की मीलों लंबाई चढ़ाई पार कर जाता है। पर रूप में ये सब शिव के बाराती हैं। केवल वे कुरूप हैं, दीन नहीं, और ये दीन अधिक हैं, कुरूप कम। कोई टाट का सिला विचित्र पाजामा और फटे हुए काले खुदरे कंबल का गिलाफ जैसा कुर्ता गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है। कोई कोपीनधारी तार तार फटा सूती कोट पहने, कमर से बोझ बांधने की मोटी रस्सी लपेटे और रूखे बालों को खुजलाता हुआ सेही जैसे कांटेदार जंतु जान पड़ता है। किसी के कठिन एड़ी और ऐठी फैली उंगलियों वाले पैर सड़क कुटने के दुर्मुठ से स्पर्धा करते हैं और किसी के स्वरचित मूंज की खुरदरी चट्टी में सिकुड़ कर बंधाकर पंजे की भांति भ्रांति उत्पन्न करते हैं। कोई धूप में बैठकर कपड़ों में से जुएं बीनता हुआ बानर का स्मरण दिलाता है और कोई दुकानदार से मांग कर मुख तथा हाथ पैर में मले हुए तेल के कारण जल से बाहर निकले हुए जल जंतु की तरह चमकता है। वे भी मनुष्य हैं, इसे हम अभ्यास बस ही समझते हैं, इसमें मनुष्य का रूप पाकर नहीं। ऐसे विविध अद्भुत रूपों की भीड़ देखकर मेरी मौसी तो कोने में दबकर बैठ गईं और भक्तिन बाहर देहली पर खड़ी होकर विस्मय की मुद्रा से उनका निरीक्षण परीक्षण करने लगी, क्योंकि दैन्य और विचित्रता का ऐसा समन्वय तो हमारे गांव में नहीं मिलता। मैंने कुछ उदासीन भाव से कहा, तुम सब जाओ, हमारा कुली जंग बहादुर है, उसी को भेज दो। ऐसी बातें समझकर उनमें परस्पर देखा देखी होने लगी। भीड़ में से कोई विशेष सासी बोला, माई जी, ई है जंगिया। मैं इस नाम में जंग बहादुर को नहीं पहचान पाई, अतः फिर कहा, जंग बहादुर को बुलाओ। वे विस्मित से एक दूसरे को धकियाने लगे। फिर एक व्यक्ति को आगे ठेल कर दूसरे ने कहा, यही तो जंगिया बोलता है जिसे ढकेले था। उसमें अपने कुली के उपयुक्त महत्ता का लेस मात्र न पाकर मैंने संदेह से प्रश्न किया, क्या नाम है तुम्हारा? उत्तर मिला, जंग बहादुर सिंह। नाम ने नाम के आधार को ठीक से देखना आवश्यक कर दिया। पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूटे हुए नाखून और चुटीली उंगलियों के बीच ढाल बनी मूंज की चप्पल मानो मनुष्य को पशु बनाकर भी खुर न देने वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी। पाँव से दो बालिस्त खराब है, फिर से पढ़ें। नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित स्मृति की रेखाएं के अंतर्गत आज का संस्मरण
जंग बहादुर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। बादामी रंग के पुराने कागज के टुकड़े पर लिखी हुई रसीद उंगलियों में थामे हुए जब मैं कुलियों के चित्रगुप्त अर्थात ठेकेदार की ओर से मुंह फेरकर बाहर बुझने से पहले जल उठने वाले दीपक जैसी संध्या को देखने लगी, तब उन्हें अपनी अधीनस्थ आत्माओं का लेखा जोखा कर अपनी महत्ता का वर्णन रोकना पड़ा। कई बार खांस खांस कर जब वृद्ध महोदय श्रोता की उदासीनता भंग न कर सके, तब कुछ आगे की ओर झुके हुए दाहिने कोने में मटमैला निब वाला कलम खोस कर और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों में बिना ढक्कन वाली पानी मिली हुई फीकी स्याही से भरी दवा यत्न में दबाकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गए और उनके पीठ फेरते ही कितने ही कुली मेरे कमरे के सामने एकत्र होने लगे। ये डोटियाल संज्ञादारी जीव भी विचित्र हैं। नेपाल, भूटान आदि से जो कुली इस ओर आते हैं, उनकी विशेषता का मापदंड बोझा उठाने की शक्ति मात्र है। उनमें प्रायः छोटे से छोटा कुली भी 1.5 से 2 मन का बोझ उठाकर ऊंचे पहाड़ की मीलों लंबी चढ़ाई पार कर जाता है। पर रूप में ये सब शिव के बराती हैं। केवल वे कुरूप हैं, दीन नहीं। ये दीन है अधिक हैं, ये दीन अधिक है, कुरूप कम। कोई टाट का सिला विचित्र पाजामा और फटे हुए काले खुदरे कम्बल का गिलाब जैसा कुर्ता गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है। कोई कोपीनधारी तार तार फटा सूती कोट पहने कमर से बोझ बांधने की मोटी रस्सी लपेटे और सूखे बालों को खुजलाता हुआ से ही जैसे कांटेदार जंतु जान पड़ता है। किसी के कठिन नेड़ी और ऐठी फैली उंगलियों वाले पैर सड़क कूटने के दुर्मुठ से स्पर्धा करते हैं और किसी के स्वरचित मूंज की खुरदरी चट्टी में सिकुड़ बंधाकर पंजे की भ्रांति उत्पन्न करते हैं। कोई धूप में बैठकर कपड़ों में से जुआ बीनता हुआ बानर का स्मरण दिलाता है और कोई दुकानदार से मांग जांच कर मुख तथा हाथ पैर में मले हुए तेल के कारण जल से बाहर निकले हुए जल जंतु की तरह चमकता है। ये भी मनुष्य है, हमें इसे अभ्यास बस ही समझते हैं, इसमें मनुष्य का रूप पाकर नहीं। ऐसे विविध अद्भुत रूपों की भीड़ देखकर मेरी मौसी तो कोने में दबकर बैठ गई और भक्तिन बाहर देली पर बैठकर विस्मय की मुद्रा से उनका निरीक्षण परीक्षण करने लगी, क्योंकि दैन्य और विचित्रता का ऐसा समन्वय तो हमारे गांव में भी नहीं मिलता। मैंने कुछ उदासीन भाव से कहा, तुम सब जाओ, हमारा कुली जंग बहादुर है, उसी को भेज दो। मेरी बात समझकर उसमें परस्पर देखा देखी होने लगी। भीड़ में से कोई विशेष साहसी बोला, माई जी ई है जंगिया। मैं इस नाम में जंग बहादुर को नहीं पहचान पाई, अतः फिर कहा, जंग बहादुर को बुलाओ। वे विस्मित से एक दूसरे को धकियाने लगे। फिर एक व्यक्ति को आगे ठेलकर दूसरे ने कहा, यही तो जंगिया बोलता है जिसे ढकेला था। उसमें अपने कुली के उपयुक्त महत्ता का लेश मात्र न पाकर मैंने संदेह से प्रश्न किया, क्या नाम है तुम्हारा? उत्तर मिला, जंग बहादुर सिंह। नाम के आधार को ठीक से देखना आवश्यक कर दिया। पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूटे हुए नाखून और चुटीली उंगलियों के बीच ढाल बनी मूंज की चप्पल मानो मनुष्य को पशु बनाकर भी खुर न देने वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी। पाँव से 2 बालिश तो ऊंचा और ऊनी सूती पैबंदों से बना हुआ पैजामा मनुष्य की लज्जाशीलता की विडंबना जैसा लगता था। किसी से भी कभी मिले हुए पुराने कोट में नीचे के मटमैले अस्तर की झांकी देती हुई ऊपरी तह तार तार फटकर झालरदार हो उठी थी और अब अपने पहनने वाले को एक जंतु की भूमिका में उपस्थित करती थी। अस्पष्ट रंग और अनिश्चित रूप वाली 2 पलिया टोपी के छेदों से रूखे बाल जहाँ तहाँ झाँक कर मैले पानी और उसके बीच बीच में झाँकते हुए सेवार की स्मृति करा देते थे। घनी भौहों के बीच मुख चौड़ा और नाक कुछ गोल हो गई थी। हंसी से निरंतर खुले हुए ओठों के कोने तक फैलकर गाल और कान के अंतर को छिपा देते थे। छोटी और बिरल मूँछों के काली डोरी जैसे छोर मुंह के दोनों ओर झूल कर छोटे छोटे दांतों से प्रकट होने वाले बचपन का विरोध कर रहे थे। एक ओर संकीर्ण माथे और दूसरी ओर छोटी गोल ठुड्डी से सीमित चौड़े मुख को रोकर पोछी हुई सी छोटी आंखें बड़ी सजल झलक देती थी, जो रेगिस्तान के जलाशय में संभव है। गेहुआ रंग निरंतर धूप में रहने के कारण कहीं पुराने तांबे जैसा और कहीं झाईदार हो गया है। बोझ बांधने की गांठ गठीली पुरानी रस्सी
का एक और छोर गले की माला बनता हुआ कंधे से लटक रहा था, दूसरा कमरबंद बनकर कोट के जबरपन में कहीं छिपा कहीं प्रकट था। ऐसा ही था वह जंग बहादुर सिंह उर्फ जंगिया। उसे अपने भाई धन सिंह के साथ मेरा सामान लेकर केदारनाथ होते हुए बद्रिकानाथपुरी तक जाना और श्रीनगर लौटना था। 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक की मजदूरी तय हुई थी, जिसमें से 1 आना रुपया कमीशन ठेकेदार को प्राप्त था। तुम्हारा भाई कहाँ है? पूछते ही धनिया की पुकार मच गई, पर बार बार सबके ढकलने पर भी जो भाई के पीछे ही अड़ा रहा, उसे मैंने बिना किसी के बताए ही धन सिंह समझ लिया। जंग बहादुर का चेहरा भी अपने छोटेपन के प्रति इतना सतर्क था कि उसे देखकर किसी पौराणिक अनुज का स्मरण हो आता था। गोल मटोल कुछ हष्ट पुष्ट शरीर वाले धनिया की आकृति भी उसके स्वभाव के अनुरूप थी। बिरल भूरी भौहों की सरल रेखा और छोटी नाक की कुछ नुकीली नोक उसकी सरलता का भी परिचय देती थी और तेजस्विता का भी। होठों का दाहिना कोना कुछ ऊपर की ओर खिंचा सा रहता था, जिससे उसके मुख पर मुस्कुराने का भाव स्थायी हो गया था। रंग की स्वच्छता त्वचा की चिकनाहट से प्रकट होता था। कुली जीवन की सारी कठोरता उसने अभी नहीं झेली है। टाट के पुराने पैजामे पर जीन के फटे कोट ने उसे पराजित सिपाही की भूमिका दे डाली थी, जो उसके मुख के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती थी। पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्ते में मुझे अपना और अपने साथियों का जीवन इन्हें सौंपना होगा और मार्ग में जीवन की सब सुविधाओं के लिए मेरे संरक्षण में आ गई हैं। इस विचार ने उन दोनों कुलियों के प्रति मन में अयाचित ममता उत्पन्न कर दी। कहा, तुम दोनों सामान देख लो, अधिक लगे तो 1 कुली और ठीक कर लीजिएगा। आगे आगे जंगिया और पीछे पीछे धनिया ने कमरे में पैर रखा। मौसी तथा भक्तिन को विस्मित करते हुए वे भारी बंडलों को अनायास उठा उठाकर बोझ का अनुमान लगाने लगे। मैं पैदल ही लंबी लंबी पर्वतीय यात्राएं कर चुकी हूँ, जिसमें सफलता का मूल मंत्र सामान कम रखना ही माना जाता है। अतः इस संबंध में मुझसे भूल होना संभव नहीं। फिर मैं ये विश्वास नहीं करती कि जिन यात्राओं में खाद्य सामग्री मिल जाने की सुविधा है, वहाँ भी घी के पीपे और बिस्कुट के 20 टिन ढोते फिरे जाएं। हिम के सुंदर शिखरों की छाया में पालसन का बटर, हंटले पामर्स के बिस्कुट खाना मेरी समझ में कम आता है, पर वहीं लकड़ी कंडे बटोर कर आलू भूनने और बाटी बनाने का सुख मैं विशेष रूप से जानती हूँ। मेरी मौसी अवश्य कुछ अधिक सामान ले जाने की इच्छा रखती हैं, परंतु मेरी छोटी सी इच्छा को भी बहुत मूल्य देने का उनका स्वभाव है। उनके बेटे जिन तीर्थों में उन्हें नहीं ले जा सकते, वहीं मैं ले जा रही हूँ। अतः मैं सब बेटों से बड़ी हूँ और मेरी बुद्धि सब प्रकार से विश्वसनीय है। इस संबंध में उन्हें कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार सबके इने गिने कपड़े पर सारे बिस्तर, दवा का बक्स, कपड़े साफ करने के लिए साबुन आदि आवश्यक वस्तुएं ही साथ थीं, जिन्हें जंग बहादुर ने पास कर दिया और दूसरे दिन सवेरे हमारी यात्रा आरंभ हुई। ऐसी यात्रा में चलचित्र के समान जो जीवन दिखाई देता है, उससे हम किसी जाति के संबंध में ऐसा बहुत कुछ ज्ञातव्य जान सकते हैं जो अन्य किसी प्रकार संभव नहीं। घर में व्यक्ति अपने आश्रितों और सेवकों के प्रति अपने व्यवहार को छिपा सकता है, मित्र बना सकता है, परंतु यात्रा में ऐसा सहज नहीं होता। मनुष्य में जो भी स्वार्थपरता, विवेकहीनता, क्रूरता, असहिष्णुता रहती है, वह ऐसी यात्रा में पग पग पर प्रकट होती चलती है। कुली को पैसे देते समय उसके विश्राम भोजन का समय निश्चित करते हुए साथियों के सुख दुख की चिंता, सहायता के अवसर पर मनुष्य अपने अंततम का ऐसा आभास दे देता है, जिससे उसके चरित्र की अच्छी व्याख्या हो जाती है। एक ओर श्वेत शतदल की पंखुड़ियों की तरह कुछ खुली कुछ बंद, कहीं स्पष्ट कहीं लक्ष्य पर्वत श्रेणियों, और दूसरी ओर कहीं हरित दल से फैले खेत और कहीं गली चांदी जैसे स्रोतों के बीच में जो जीवन गतिशील है, उसे देखकर प्रसन्नता से अधिक करुणा आती है। डांडी में बैठा हुआ कोई लंबोदर अपने हाँफते हुए कुलियों को सर्प सर्प कहकर इस तरह दौड़ाता है कि उसे देखकर हमें स्वर्ग पर अधिकार पाकर भी देवता न बन पाने वाले नहुस का स्मरण हो आता है। किसी डांडी में कोई संपन्न घर की श्रृंगारिता प्रसादित महिला पर्वत के सौंदर्य की उपेक्षा कर झपकियाँ लेती जाती है। किसी में घोटे सी सूखी लकड़ी से शरीर वाली कोई वृद्धा कट तिक्त अनुपान से उत्पन्न मुद्रा धारण की और राह में आँख गड़ाए हुए हिलती डुलती चली जाती है। कहीं कोई धनहीन प्रौढ़ झप्पान में बैठकर दोनों पांव
लटकाए हुए याचना भाव से आकाश की ओर ताकता है। कहीं कोई छोटे टट्टू पर विराजमान वीर घोड़े वाले को पूंछ पकड़कर चलने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि इस व्यायाम से वह भयभीत हो जाता है। कहीं डांडी में मृग चर्म बिछाकर बैठे हुए मठाधीश शंख झालर लेकर पैदल चलने वाले शिष्यों को देख देख कर संदेह स्वर्गारोहण का सुख अनुभव कर रहे हैं। इस डांडी झप्पान टट्टू आज से पूरे भरे दल के अतिरिक्त एक दूसरा दल भी है, जिसमें दरिद्रों का ही बाहुल्य है। प्रायः रुपयों के अभाव में इनमें से अधिकांश बिना टिकट ही रेल यात्रा समाप्त कराने में निपुण होते हैं। फिर 5 रुपये से लेकर 5 आने तक अंटी में रखकर और गठरी में सत्तू चबेना गुड़ का पाथेय लेकर चलते हैं। जीवित लौटने के साधनों के अभाव में इनकी यात्रा सबसे अंतिम विदा के उपरांत ही आरंभ होती है। राह में जहाँ बीमार हुए साथी छोड़कर आगे बढ़ गए, 2-4 दिन वहाँ ठहरने से सबका पाथेय रुपया धेली चुक जाने का डर रहता है और दशा में किसी का भी लक्ष्य तक पहुँचना असंभव हो सकता है। इसी से वह सब घर से ही ऐसा समझौता करके चलते हैं, क्योंकि एक का न पहुँचना तो उसके व्यक्तिगत पाप का परिणाम है, पर यदि उसके कारण अन्य भी न पहुँच सकें तो दूसरों को न पहुँचने देने का पाप भी उसके सिर रहेगा। चट्टी चट्टी पर इनमें से 2-1 बीमार पड़ते रहते हैं, कहीं कहीं मर जाते हैं। अंत्येष्टि का काम यात्रियों से मांग मांग कर संपन्न किया जाता है। साधन न मिलने पर गहरा गड्ढा तो स्वाभाविक समाधि है ही। पैदल चलने वालों में कभी कभी भ्रमण प्रिय टूरिस्ट भी आते जाते मिल जाते हैं। वे यात्रियों के अस्त्र शस्त्र से लैस तो होते ही हैं, उनका पैदल चलना भी मनोविनोद के लिए ही रहता है, क्योंकि अधिकांश टट्टू रहते हैं जिन्हें यात्रियों के सुविधानुसार कभी आगे कभी पीछे चलना पड़ता है। दरिद्र पैदल चलने वालों से न डांडी वाले बोलते हैं न फैशनेबल यात्री। डांडियों के काफिले में भी मृत्यु अपरिचित नहीं, वह कुलियों तक ही सीमित रहती है। कभी किसी कुली को हैजा हो गया, किसी को बुखार, किसी को चोट, बस तुरंत दूसरा कुली ठीक कर लिया जाता है और यात्रा अविराम चलती रहती है। बीमार कुली भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। जीवित रहा तो जहाँ से चले थे वहीं लौटकर दूसरा यात्री खोज लेता है, मर गया तो फेंक देने की सुविधा का अभाव नहीं। डांडियों के साथ सामान देने वाले कुली भी रहते हैं, पर उन्हें भी डांडियों के साथ ही दौड़ना पड़ता है। इन यात्रियों की स्थिति बहुत कुछ ऐसी रहती है जैसे हमारे यहाँ इक्के वालों की। वह 12 रुपये का टट्टू खरीद लाता, उसे रात दिन इस तरह दौड़ाता, कम से कम समय में 36 वसूल हो जाएं। थके टूटे टट्टू के मर जाने पर वह 12 में नया खरीदने के उपरांत भी लाभ में ही रहता है। यात्री भी 1 रुपया प्रतिदिन देकर कुली को खरीदता है, इसलिए लाभ की दृष्टि से 3 दिन का रास्ता 1 दिन में तय करने की इच्छा स्वाभाविक है, अन्यथा वह घाटे में रहेगा। यात्री तो बैठा बैठा ऊँगता रहता है, पकवान, सूखे मेवे आदि उसके साथ होते हैं, अतः अधिक थकावट या अधिक भूख का प्रश्न नहीं उठता, पर कुलियों के विश्राम और भोजन के समय में घटाता रहता है। सवेरे ही कह देता है 20 मील का रास्ता तय करना होगा, चाहे जिस तरह चलो, शाम तक इतना न चलने पर मजदूरी काट ली जाएगी। और वे बेचारे मनुष्य पशु हाँफ हाँफ कर मुँह से पिचकुर निकालते हुए दौड़ते हैं। आश्चर्य तो ये है कि सबल वे ही हैं। यदि उनमें से एक भी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी कर अपने सवार की ओर देखकर साभिप्राय इस सैकड़ों फीट गहरे खड्ड की ओर देखने लगे तो सवार बेहोश हो जाएगा, पर उन्हें क्रोध आवे तो कैसे। इसी स्वर्ग के हृदय में बसी मृत्यु और पवित्रता के भीतर छिपी व्याधि से हमें भी मार्ग बनाना पड़ा। मैं तो डांडी में बैठती नहीं, दूसरे भी पैदल ही चले। मनुष्य के भाव के समान संप्रेषणीय और कुछ नहीं। इसी से हमारे कुली स्नेहशील साथी बन सके। आज उनकी स्मृति को मैं उस तीर्थ का पुण्य फल मानती हूँ। दोनों के पास 2 टाट के टुकड़े, एक फटी काली कमली थी, इसे चौड़ाई की ओर से ओढ़ना कठिन था। लंबाई की ओर से ओढ़ने पर यदि पैर ढक जाते तो सिर का बाहर रहना अनिवार्य था, और सिर ढक लेने पर पैरों का बहिष्कार स्वाभाविक था। मलिन बिना धुले कपड़ों में से उन दोनों भाइयों का स्वच्छता विषय ज्ञान खो नहीं गया था। चट्टी में सबसे दूर अंधेरे कोने में खोज कर वे कड़कड़ाते जाड़े में कपड़े दूर रखकर कौपीनधारी बाबा जी के भेष में भात बनाते खाते थे। स्वच्छ कपड़ों के अभाव में आचार की समस्या का ये समाधान निमोनिया को निमंत्रण है। यह मैं प्रयत्न करके भी उन्हें समझा न सकी। बर्तन के नाम से प्रत्येक के पास एक एक लोहे का तसला था, जिसमें से एक में दाल बन जाती, दूसरे में भात। कभी कभी दाल का खर्च बचाने के लिए वे झरनों के किनारे खोजकर लिगुड़ा नाम जंगली साग तोड़ लाते और उसी के साथ स्वाद लेकर कच्ची पक्की मोटी रोटियां खाते थे। मार्ग में आलू के अतिरिक्त कोई हरी तरकारी नहीं मिलती। इसे जंगलियों के खाने के योग्य विषैली घास समझकर
कोई खाने पर राजी नहीं होता। एक बार हठपूर्वक साग का आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर उसमें मेरा भी हिस्सा रहने लगा और फिर तो हमारे व्यंजनों में महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। मार्ग में हम सब उनके पीछे चलते थे तथा शेष शरीर बोझ की ओट में होने के कारण केवल उनके पैर ही मेरे निरीक्षण की सीमा में रहते थे। धन सिंह की पलकें चाहे संकोच से उठती हों, पर उनके पैर भाई के साथ दृढ़ता से उठते थे। जब कभी चढ़ाई पर उनके पंजों का भार एड़ियों पर पड़ने लगता, आगे रखा हुआ पैर पीछे खिसकता जान पड़ता, तब मैं बिना उनका मुख देखे ही थकावट का अनुमान लगा लेती। परंतु जंग बहादुर थक गए हो, पूछते ही विचित्र भाषा में वही परिचित उत्तर मिला, अच्छा है माँ, कुछ तकलीफ नहीं। अच्छा और तकलीफ नहीं के अपभ्रंश रूपों पर हंसी आ जाती। तो स्वर की गंभीरता के कारण जीवन में बहुत छोटी अवस्था में ही मैं माँ का संबोधन और उसके उपयुक्त ममता का उपहार पाती रही हूँ। उन पर्वत पुत्रों के माँ संबोधन में जो कोमल स्पर्श, ममता की सहज स्फीत रहती वे अन्यत्र दुर्लभ रही। धनिया तो संकोच के कारण सिर नहीं उठा पाता, पर जंगिया राह में कई बार घूम घूम कर हमारी आवश्यकताओं और थकावट का पता लेता रहता था। अंत में एक दिन उसने अमूल्य वस्तु मांग बैठने वाले याचक की मुद्रा से कहा, माँ आप आगे को चलता तो अच्छा होता। हम पीछू देखता है, फिर देखता है बोझा से गर्दन नहीं घूमता। ऐसा रहेगा तो हम सिर ऊंचा करके देख लेगा। वह गया माँ, वह जाता है और हमारा पाँव जल्दी उठेगा। तब से हम लोग आगे रहने लगे। बद्री पहुंचकर धन सिंह चट्टी के एक कोने पर जाकर लेट गया। उसे जोर से बुखार चढ़ाया। मैंने अपने होम्योपैथिक दवाओं के वक्त से कोई दवा खोज कर निरस्त पादपे देसे एरंडो अपि द्रुमायते की कहावत चरितार्थ की और भक्तिन चाय का अनुपान प्रस्तुत कर चतुर नर्स के गर्व का अनुभव करने लगी। जंग बहादुर को बैठे देख जब मैंने उसे बीमार के पैर दबाने का आदेश दिया, तब परिचित संकोच के साथ उत्तर में मिला, मैं बड़ा है माँ, वह शर्म करता है, कैसे करेगा। इस शिष्टाचार की बात सुनकर मुझे विस्मय होना स्वाभाविक था। यहाँ तो एक संभ्रांत परिवार की वृद्ध माता ने बताया कि उसका लड़का जब तब उस पर हाथ चला बैठता है और मातृत्व की दुहाई देने पर उत्तर मिलता है, वह जमाना गया जब तुम सब पैर पुजाती थी। पैदा किया तो अपने शौक के लिए किया, इसी कारण हम तुम पर चंदन चावल चढ़ाते चढ़ाते जन्म बिता दें। जब जन्मदात्री के संबंध में मनुष्य इतना अशिष्ट हो उठा, तब सहोदरता विषयक शिष्टता की चर्चा करना व्यर्थ होगा। पर जंग बहादुर का अनुज इतना प्रगतिशील नहीं हो पाया, अतः बड़े भाई से पैर दबाना उस शिष्टाचार के विरुद्ध जान पड़े तो आश्चर्य नहीं। कुली के बीमार पड़ जाने पर यात्री ठहरते नहीं, चट्टी से निकट गांव से दूसरे कुली बुलाकर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। इस नियम के कारण दोनों भाइयों के सरल सहज स्नेह का जो परिचय अनायास मिल गया, वह परिस्थितियों में सुलभ न हो पाता। जंग बहादुर जानता था कि छोटे भाई की जगह दूसरा कुली ले लेगा, पर वह उसे छोड़कर चला जाए तो उसकी माँ को क्या उत्तर देगा। धनिया न बीमार की दशा में लौट सकता था, न चट्टी में अकेले पड़े पड़े अच्छा हो सकता था। कुछ दिन ठहर जाने पर रुपया समाप्त हो जाना निश्चित था, पर दूसरा बोझ मिलना अनिश्चित। ऐसी स्थिति में वह उसे छोड़कर बड़ा भाई कर्तव्यच्युत हुए बिना नहीं रह सकता। उसने निश्चय कर लिया वह सवेरे 2 नए कुली बुला लाएगा और स्वयं धनिया की देखभाल के लिए रुक जाएगा। धनिया ने भाई के मुख से उसका निश्चय न सुनने पर भी सब कुछ जान लिया। उसे विश्वास था कि उसका भाई उसे छोड़ेगा नहीं, अतः उसकी भी मजदूरी चली जाएगी तो थोड़े बहुत रुपए मिलेंगे, वे बीमारी में खर्च हो जाएंगे। तब दूसरे बोझ की प्रतीक्षा करना भी कठिन होगा और लौटना भी। उसने निश्चय किया वह जैसे भी बनेगा उठकर बोझ लेकर चलेगा। सवेरे झरने से हाथ मुँह धोकर लौटने पर मैंने चट्टी के नीचे वाले खंड में जंग बहादुर को 2 नए कुलियों के साथ प्रतीक्षा करते पाया। ऊपर धन सिंह को कपड़े की पट्टी से सिर कसकर बोझा संभालते देखा। क्या तुम अच्छे हो गए? सुनकर अब उसने थकावट से उत्पन्न पसीने की बूंद पोंछते हुए बताया, वह चल सकेगा, उसके न जाने से भाई का भी नुकसान होगा। उन दोनों चचेरों भाइयों के स्नेह भाव से कुछ क्षण के लिए मुझे मूक कर दिया। मैं 2-3 दिन तक वहाँ ठहर कर उन्हीं के साथ यात्रा आरंभ करूँगी, ये सुनकर उनके मुखों पर विस्मय भाव उदय हुआ। उसे देखकर ग्लानि भी हुई और खिन्नता भी। मनुष्य ने मनुष्य के प्रति अपने दुर्व्यवहार को इतना स्वाभाविक बना लिया कि उसका अभाव विस्मय उत्पन्न करता है और उपस्थिति साधारण लगती है। धन सिंह तीसरे दिन अच्छा हो गया और चौथे दिन हम फिर चले। उन दोनों के पारस्परिक व्यवहार, सौहार्द आदि ने मेरे मन में उसके प्रति जो ममतामयी आदर का भाव उत्पन्न कर दिया, वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। मेरी कुछ किताबें, दवा, बक्सा, बर्तन आदि वस्तुएं भारी थी, अतः उनमें से प्रत्येक उन्हें अपने बोझ में बांधकर दूसरे का भार हल्का कर देना चाहता था।
सवेरे एक दूसरे से पहले उठने का प्रयत्न करता, जिससे सब भारी चीज़ें अपने बोझ में बांधने का अवसर पा सकें। एक बतासा देने पर भी एक भाई दूसरे की खोज में दौड़ पड़ता। कोई देखने योग्य वस्तु सामने आते एक दूसरे को पुकारने लगता। वे दोनों ऐसे दो बालकों के समान थे जिन्हें किसी ने जादू की छड़ी से छूकर इतना बड़ा कर दिया। मार्ग के अन्य कुलियों के प्रति भी उनके व्यवहार में संवेदनशीलता, सहानुभूति रहती थी। एक बार पहाड़ से उतरती हुई गाय इतने वेग से मार्ग तक फिसलती चली आई कि उसके खुर की चोट से एक कुली का पांव घायल हो गया। धन सिंह को सामान सौंपने के उपरांत जंग बहादुर उस लहूलुहान पैर वाले कुली को पीठ पर लाद कर झरने तक ले गया और हमारे मरहम पट्टी कर चुकने पर उसे 1.5 मील दूर अगली चट्टी तक पहुंचाया। इतना ही नहीं उसे अपना और उसका बोझ लाना पड़ा। अंधेरे में ठिठुरते हुए अपने फटे कपड़ों में लगे रक्त के दाग भी साफ करने पड़े। पर प्रश्न करने वाला उससे एक ही उत्तर पा सकता, कुछ तकलीफ नहीं, ऐसा है। धन सिंह संकोची होने के कारण बातचीत कम करता, पर जंग बहादुर जब तब बैठकर अपने माता पिता, गांव, घर आदि की दुखद सुखद कथाएं कहता रहता। वह नेपाल के छोटे ग्राम में रहने वाला माता पिता का अंतिम पुत्र है। जीविका का अन्य साधन न होने के कारण वह बचपन से ही अनुकूली साथियों के साथ ही शोर आने लगा। गर्मियों के आरंभ में वे आते, शरद के आरंभ में लौट जाते। किसी को मजदूरी के सिलसिले में कैलाश, किसी को पिंडारी, किसी को बद्री केदार की यात्रा करनी पड़ती। ठेकेदार के पास सबके नाम नंबर रहते। यदि कोई कुली लौट कर नहीं आता, समाचार नहीं मिलता, तो वह मरा समझ लिया जाता। इस प्रकार जब कोई सीजन के अंत में घर नहीं लौटता, न साथियों के द्वारा समाचार मिलता, तब घर वाले भी महायात्रा का यात्री मानकर क्रियाकर्म द्वारा उसका पथ सुगम बनाने का प्रयत्न करते। जंग बहादुर अनेक बार आपत्तियों में पड़ चुका, क्योंकि वह अधिक कमाने की इच्छा से दूर की यात्राएं नहीं करता। एक सीजन में कई यात्राएं कर डालता। उसके अनिश्चित जीवन के कारण विवाह योग्य कन्याओं के पिता उसे जामाता होने के उपयुक्त नहीं मानते, परंतु 2 वर्ष पहले उसे अविवाहित रहने के शाप से मुक्ति मिल चुकी। वयस्क वधू के माता पिता थे ही नहीं। संबंधियों ने सोचा, चाहे वर किसी पर्वत शिखर पर हिम समाधि ले, चाहे धन कुबेर बनकर लौटे, कन्या रहेगी तो ससुराल में ही। अतः बेचारे अभिभावक तो कर्तव्य मुक्त हो सकेंगे। फिर पिछले वर्ष जंग बहादुर मजदूरी के लिए आया और आया ही नहीं था। इस वर्ष खेत में कुछ हुआ नहीं। पत्नी ने पुत्र रत्न उपहार दे डाला। अब तो कुछ न कुछ कमाने का प्रश्न उग्र उठा। जब घर से चला तब उसका पुत्र 2 मास का हो चुका था। इतना दुर्लभ, इतना छोटा था कि पिता उसे गोद लेने में का साहस नहीं कर सका। वह खाने पीने से बची मजदूरी घर ले जाने के लिए जमा कर रहा, और जो कुछ इनाम में मिल जाता उससे पुत्र के लिए एक टोपी कुर्ता बनाने की इच्छा रखता है। युवती पत्नी ने बार बार आंखें पोंछते पोंछते फटा आंचल फैला कर विनती की, भले आदमी के साथ जाना, बोझा लेकर एक बार से अधिक चढ़ाई मत करना। पिता ने पीठ पर हाथ रखकर आकाश की ओर धुंधली आंख उठाकर मानो उसे परमात्मा को सौंप दिया। माँ तो गांव की सीमा के बाहर तक रोती रोती आई। बड़ी कठिनाई से अनेक आश्वासन देने पर वह लौटी नहीं, वरन वहीं एक जरा जीर्ण पेड़ का सहारा लेकर दृष्टिपथ से बाहर जाते हुए पुत्र को आंसुओं के तार में बांध लेने का निष्फल प्रयत्न करती रही। विदा का ये क्रम तो सनातन था, पर इस वर्ष उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विकल पत्नी मौन पुत्र बंध गए थे। जंग बहादुर को परम समर्थ जानकर उसकी विधवा काकी ने भी अपना पुत्र सौंप दिया। इसी से अब ऐसे यात्री की खोज में रहता है जो उन दोनों को साथ ले चले। बद्रीनाथ की ओर मेरी दूसरी यात्रा थी। इसी से मैंने कम से कम समय में प्रशांत अलकनंदा के तट पर बसी उस अलकापुरी में पहुंच जाने के लिए केदारनाथ का पथ छोड़ देना ठीक समझा। पर जब वहां से लौटकर रुद्रप्रयाग पहुँचे तो ताल तरंगों में तांडव करती हुई अलकनंदा के किनारे तूफान में क्षण भर ठहरे हुए फूल का स्मरण दिलाता, तब केदार न जाने पश्चाताप गहरा होगा। तब केदार न जाने का पश्चाताप गहरा हो गया। जिन्होंने 5 जल की धाराओं से घिरा और रंग बिरंगे फूलों से छिपे चरणों से लेकर शून्य नीलिमा में प्रकट मस्तक तक सफ़ेद हिम में समाधिस्थ केदार का पर्वत देखा है, वे ही उसका आकर्षण जान सकते हैं। मीलों दूर से ही वह ज्वल शिखर अक्षरहीन महामंत्रण के समान खुला दिखाई देता है। जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ते हैं, वह विस्तार बढ़ता जाता है। उसकी रजत विद्युत रेखाओं के समान झिलमिलाती हुई रेखाएं स्पष्टतर होती जाती हैं। लौटते समय जिस क्षण वह हमारी दृष्टि से ओझल होता, उस समय एक विचित्र अकेलेपन का अनुभव करते। रुद्रप्रयाग पहुंचकर कुछ साथी इतने थक गए कि इतनी लंबाई चढ़ने के लिए साहस न बांध सके। वास्तव में बद्रीनाथ के पर्वत शिखर से केदार का शिखर केवल 2.5 कोस के अंतर पर स्थित है।
पर वहाँ तक पहुँचने में 9 दिन का समय लगता है। 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत के मूल में संभवतः यही सत्य है। जब मैंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया तब विशेष थके साथी रुद्रप्रयाग में हमारी प्रतीक्षा और विश्राम करके एक पंथ दो काज को चरितार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो गए। जाने वालों के सामान के लिए कुली पर्याप्त था, अतः दूसरे कुली की समस्या का समाधान आवश्यक हो उठा। मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि दूसरा कुली भी यात्रियों के साथ विश्राम करे। 18 दिन के उपरांत हमारे लौटने पर साथ चले, पर जंग बहादुर माँ जी का 18 रुपया मुफ्त कैसे ले। उसने बहुत संकोच और वरदान की याचक मुद्रा से जो कहा, उसका आशय था कि वह मांझी को जान गया था, विश्वासपूर्वक धन सिंह को छोड़कर जा सकता है। यहाँ से श्रीनगर पहुंचकर वह नए यात्री की खोज करेगा, दूसरे भाई की प्रतीक्षा भी। सबके लौट आने पर वह धनिया के साथ यात्रा करेगा। जंग बहादुर के स्वार्थ त्याग पर कोई काव्य चाहे न लिखा जाए, पर मेरे हृदय में उसकी स्मृति एक कोमल मधुर कविता है। जब मैंने जंग बहादुर को अपने साथ चलने का आदेश दिया और धन सिंह को रुद्रप्रयाग में विश्राम का, तब उसकी आंखें अधिक सजल हो आईं या कंठ अधिक गदगद हो उठा, ये बताना कठिन है। उसने बहुत साहस से लौट जाने का प्रस्ताव किया। हम सबका बिछोह सहना उसके लिए कठिन था। कई दिनों बाद उसने अपनी अटपटी भाषा में बताया, हम यहाँ शर्म में अदब से नहीं रोया, फिर दूर जाकर जोर से रोया। सोचा माँ जी जाता है और हमारे भीतर कैसा कैसा तो होने लगा। वह यात्रा भी समाप्त हो गई। तब एक दिन हम सबको बस पर बैठाकर वे दोनों भाई खोए से खड़े रह गए। जंग बहादुर ने आंसू रोकने का प्रयास करते करते कहा, माँ जी जीता रहना, फिर आना, जंगिया का नाम चिट्ठी भेजना। धनिया सदा के समान पृथ्वी पर दृष्टि गड़ाए बीच बीच में टपकते आंसुओं की भाषा में विदा दे रहा था। आज वे दोनों पर्वत पुत्र कहाँ होंगे सो तो मैं नहीं बता सकती, पर उनकी माँ जी होकर मुझे जो सम्मान मिला है वह भी बताना सहज नहीं है। तो ये था आज का कथन। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय माँ भारती।